हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक एस्ट्रिंजेंट। तो हम लोग ने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर हम लोग ने मिसलेनियस कंपाउंड स्टार्ट किया है एंड और हम लोग ने हम लोग ने स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ये एक्सपेक्टोरेंट्स भी ख़त्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया एक्सपेक्टोरेंट्स। और हम लोग ने कवर किया है दैट इज़ हेमाटेनिक्स। तो हेमाटेनिक्स भी कवर हो गया, एक्सपेक्टोरेंट्स भी कवर हो गया। ठीक है, तो आप जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स का एक वीडियो, हेमाटेनिक्स के 2 वीडियोस में आए और एस्ट्रिंजेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो से। सो इस पूरे नोट्स का क्रेडिट विनायक सर को जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत अच्छे सर है, उनके बहुत डिटेल नोट्स है। तो थैंक्स टू विनायक सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये एस्ट्रिंजेंट पढ़ेंगे। तो कंटेंट क्या क्या रहने वाला है वैसे, तो ये देखते कितने वीडियो में बनता है, एक वीडियो में या 2 वीडियोज़ में, पर कंप्लीट करेंगे अच्छे से डिटेल्ड में। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या होता है वो देखेंगे। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होता है वो देखेंगे। यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस क्या है, फिर जिंक सल्फेट और पोटैश एलम और रेफरेंस। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। रेफरेंस मीन्स कहाँ से हम लोग ने नोट्स मीन्स रेफरेंस करके लिए। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट यूजेस पढ़ेंगे, जिंक सल्फेट और पोटैश एलम, ये 2 कंपाउंड पढ़ने वाले हैं एस्ट्रिंजेंट्स में। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट आप नाम से समझ में आ रहा है, आपने कभी सुना है एस्ट्रिंजेंट का वर्ड, कभी सुना है कि ये बी फार्मी से आते वक्त फिर पहली बार सुने हो। तो एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करना, कंस्ट्रिक्ट करना। मतलब स्किन को कॉन्स्ट्रिक्टर, स्किन कंस्ट्रिक्ट, ये कंस्ट्रिक्टर भी बोलते, मीन्स स्किन को क्या करना, कंस्ट्रिक्ट करना, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये करता है। तो ये एक्चुअली में करता क्या है, द कंपाउंड विच ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो द कंपाउंड विच ब्रिंग प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब कि जो भी सरफेस प्रोटीन होते हैं ये ना कभी भी डीपली काम नहीं करता है। एस्ट्रिंजेंट कभी भी डीपली काम नहीं करते। वो जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, स्किन पे हो गए या कहीं भी, जैसे थ्रोट में हो गए, जो भी सरफेस प्रोटीन्स होते हैं बस उनको क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो दीज आर यूजुअली अप्लाइड टू द डैमेज स्किन टॉपिकली, रुक जाओ, हाँ, डैमेज स्किन टॉपिकली और टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी इंक्लूडिंग द माउथ। अब सुनो ध्यान से। अब पहली बात तो आपको क्या क्या याद रखना है, याद करते चलो। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं, सरफेस प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं। याद हो गया। और दूसरी बात क्या याद रखना है, कहाँ लगाते हैं, कोई भी डैमेज स्किन हो गया वहाँ लगाते हैं, या फिर बोल लो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सा, जैसे हम बात कर लेते हैं माउथ की, तो माउथ ये सब जगह पे अगर लगाना हो तो एस्ट्रिंजेंट लगाते हैं, जहाँ पर ये कंस्ट्रिक्शन का काम करने का, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का काम करने का काम करता है। ठीक है, सो प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन एंड द एस्ट्रिंजेंट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब जब प्रोटीन ये प्रेसिपिटेशन कर देगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देगा सरफेस पे, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी फॉर्म कर देता है एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग एस्ट्रिंजेंट का। ठीक है, और फिर एक कंपाउंड स्टार्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कंपाउंड स्टार्ट कर देंगे। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, कंपाउंड डू एक्सिबिट। अब सुनो, एक बात मैंने बताना भूल गया कि इस सब के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का, आपको उसमें से जाके देख सकते हो। जो वहाँ पर हम लोग ने, मैंने रेफरेंस बुक हो गया, नोट्स हो गए, सब वहीं पर प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ये नोट्स ये सब वहीं मिलेंगे, पर आपको नोट्स से नहीं पढ़ना है, आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं। आप बस यहाँ से सीखो और खुद के नोट्स बनाओ, रेफरेंस बुक रेफ़र करो, जहाँ से और भी नॉलेज मिलेगा, और नोट करो। ठीक है, अपने नोट्स में। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड्स टू डू एग्जीबिशन। और आप चाहते हो कि और भी किसी चीज़ पे वीडियो बनाओ, कोई इन्फॉर्मेशन पे या कुछ कैसे पढ़ाई करना है वो सब पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा श्योरली। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड डू एग्जिबिट। अब क्या क्या एग्जिबिट करता है, फंक्शंस क्या क्या है एस्ट्रिंजेंट के, तो चलिए देखते हैं। टोटल 4 फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन है स्टिप्टिक एक्शन। स्टिप्टिक एक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे स्मॉल कट हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए स्टिप्टिक एक्शन रखता है। जैसे हम लोग ने नहीं पढ़ा है, जैसे बार्बर में यूज़, अभी पढ़ेंगे पोटेशियम, जहाँ पर हम लोग बार्बर में ये, जैसे जो लोग शेव कराते हैं उनको पता होगा कि वो पहले एक पत्थर जैसा होता है ना, जिसको
क्या बोलते, फिटकरी शायद बोलते हैं ना, तो फिटकरी वो लगाते हैं, तो वही एस्ट्रिंजेंट पोटैश अलम है। तो वो क्या करता है, जो भी छोटे छोटे कट्स होते हैं ब्लेड से लग जाते हैं छोटे मोटे ये कट्स, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करता है और इन्फेक्शन वहाँ होने से बचाता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्योंकि बैक्टीरिया के जो प्रोटीन्स हैं उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। तो ये काम होता है एस्ट्रिंजेंट का। तो स्टिप्टिक एक्शन का मतलब समझा क्या होता है, द बाय स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल कट्स बाय प्रोमोटिंग बाय कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल कैपिलरीज। ठीक है, तो यहाँ तक समझा। कैपिलरीज क्या होता है, मतलब छोटे छोटे कैपिलरीज में जैसे कट लग गया तो स्मॉल स्मॉल ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश काम में आता है ये एस्ट्रिंजेंट। दूसरा फंक्शन देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, ये क्या करता है, जो भी ये जैसे इन्फ्लामेशन क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जहाँ होता है ना वहाँ पर होता क्या है कि ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है और उधर से वो पर्टिकुलर पार्ट से ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, इसके वजह से तो रेडिश दिखता है जब इन्फ्लेमेशन होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या हुआ, जो भी ब्लड वेसल्स डायलेट हुए उसको नॉर्मल पे लाना और वहाँ पर जो ब्लड का अमाउंट है वहाँ पर नॉर्मल पे करना बाय डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द टिश्यू एंड टू द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब वही मैंने बोला, जो जैसे इन्फ्लामेशन में बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है पर्टिकुलर जगह पे, उसी को कम करने के लिए, उसी को कम करता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी एस्ट्रिंजेंट। मीन्स वही कर रहा है, इसका फंक्शन है एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन। तो ये पता चला, ये स्मॉल कट्स को रोकने का काम करता है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, और ये जो भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे रेडिश हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर कम करने का काम करता है। तीसरा है एंटी पर्स्पिरेंट। एंटी पर्स्पिरेंट क्या होता है कि जैसे ये स्वेट करना, पर्स्पिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग करना, तो जो भी ज़्यादा स्वेटिंग होता है उसको पर्स्पिरेशन बोलते हैं। तो एंटी पर्स्पिरेशन मतलब ये स्वेट को थोड़ा कम करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो वो कैसे कम करेगा, जो भी स्किन के पोर्स है जहाँ से स्वेट निकलता है उसके साइज को कम कर देता है, जिससे स्वेट होना कम हो जाता है। तो एंटी पर्स्पिरेंट की तरह भी काम करता है ये। तो पहला क्या पढ़ा, स्टिप्टिक एक्शन, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी, तीसरा एंटी पर्स्पिरेंट। तो अब चीज़ें याद करते रहो, समझना ठीक है अपनी एक जगह है, लेकिन चीज़ों को याद करना सीखो क्योंकि एग्जाम में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटी माइक्रोबियल। फोर्थ है ये फंक्शन एंटी माइक्रोबियल कैप। एंटी माइक्रोबियल एक्चुअली में करता क्या है, जहाँ पर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, माइक्रोब्स के जो प्रोटीन्स है उसको प्रेसिपिटेट कर देता है और माइक्रोब का ग्रोथ स्टॉप कर देता है। तो ये एंटी माइक्रोबियल की तरह भी यूज़ होता है। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट हैव ऑल्सो अदर यूजेस। अब देख लेते दूसरे यूजेस क्या है। यूज टू ट्रीट डायरिया, तो डायरिया को भी ट्रीट करने, क्योंकि जो डायरिया में प्रोटीन्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तो जिससे डायरिया ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाता है। और दूसरा है पोजेसेस डिओडोरेंट प्रॉपर्टीज़, तो ये डिओडोरेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, जहाँ पर वो क्या करता है पता है आपको कि पोर्स को स्वेटिंग कम कर देता है और पोर्स की साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है। तो वही काम है डिओडोरेंट ये सब, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। और फिर डिक्रीज स्वेटिंग एंड मेक द स्किन टफर, तो वही सेम चीज़ है कि आप ये डिक्रीज स्वेटिंग कर देता है, पोर साइज़ को कम कर देता है, और जिससे ये अपना स्किन टफ जैसा रहता है। ठीक है, इंटैक्ट रहता है। अब बात करते हैं प्रोटोन, ये क्या करता है, प्रोमोट हीलिंग प्रोसेस। प्रोमोट हीलिंग प्रोसेस मीन्स हीलिंग, जो भी वुंड है उसमें हीलिंग का भी काम करता है ये एस्ट्रिंजेंट। तो ये सब काम पता, हीलिंग में क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन ही तो होता है, स्किन का कंस्ट्रक्शन ही तो होता है। तो वही चीज़ प्रमोट करता है ये, प्रमोट हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, अदर यूजेस भी देख लिए, क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना, बस फंक्शंस देखा, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं वो देखा बस, और कुछ भी नहीं है अभी तक, इतना क्लियर है। एक्सपेक्टोरेंट वो सब भी क्लियर था, कुछ भी डाउट रहा प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा ज़रूर से। एस्ट्रिंजेंट हो गया, फिर ठीक है हिमेटिनिक्स हो गए। अब बात करते हैं एस्ट्रिंजेंट की। तो एस्ट्रिंजेंट का डेफिनेशन मीन्स थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन और यूजेस फंक्शंस देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से। तो पहला कंपाउंड आपके सामने है जिंक सल्फेट, और नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, वो तो चलिए देखते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट ये का फॉर्मूला देख लेते हैं, मार्केट में ऐसा बिकता है, देखो जिंक सल्फेट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, ZnSO4.7H2O। ठीक है, ZnSO4.7H2O, ये क्या है, हेप्टाहाइड्रेट। तो ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक चीज़ है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर मॉलिकुलर वेट क्या है, 287.54 ग्राम पर मोल।
क्लियर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब पूछते हैं पूरा, मैं इस पे ट्यूटोरियल भी लूँगा। हम लोग ने हिमैटिनिक्स पे और एक्सपेक्टोरेंस पे दोनों पे ट्यूटोरियल कर लिया है। अब जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा साथ में याद कर लेना और ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल वीडियो भी लाऊंगा इसका एस्ट्रिंजेंट का, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये रहा स्ट्रक्चर। आपको याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, याद कर लो, और नहीं हो रहा है तो ठीक है, बाकी याद हो गया तो अच्छी बात है, एग्जाम में लिख सकते हो एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं कमर्शियल मैन्युफैक्चर। कमर्शियल मैन्युफैक्चर क्या करता है? कमर्शियल मैन्युफैक्चर मींस प्रिपरेशन हम देख रहे हैं। अब प्रिपरेशन देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो तरीके के हम पढ़ते हैं, लेबोरेटरी और कमर्शियल। तो पहला देख लेते हैं कमर्शियल लेवल पे क्या करता है। अब ध्यान से सुनना, कमर्शियल की चीज़ें हम लोग लैब में कर सकते हैं, बट लैब की चीज़ें हम लैब मींस जो लैब के मेथड्स है वो कमर्शियली नहीं कर सकते, ठीक है। तो कमर्शियल मैन्युफैक्चर क्या होता है? कमर्शियल मैन्युफैक्चर इज जिंक सल्फेट इज मेड बाय रोस्टिंग जिंक सल्फाइड और ब्लेंड भी बोलते हैं इसको। ये पूरे कंपाउंड का हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं ब्लेंड, ठीक है। जिंक सल्फाइड बोलते हैं, जिंक सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स जिंक सल्फाइड मीन्स जो ब्लेंड है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। स्पेसिफिक कंडीशन, टेम्परेचर के स्पेसिफिक कंडीशंस पे और अमाउंट ऑफ एयर यूज्ड, तो ये कंडीशन से स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक एयर यूज्ड का कंडीशन है जहाँ पर ये जिंक सल्फाइड जिसको ब्लेंड बोलते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर देता है। तो यहाँ तक क्लियर है, जिंक सल्फाइड से बना हमारा जिंक सल्फेट। पहला रिएक्शन कंप्लीट कमर्शियल वाला। अब पढ़ते हैं दूसरा, जहाँ पर क्या है? द जिंक सल्फेट फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। वही चीज़ लिखा है जो सेकंड में लिखा है पॉइंट में, कि यहाँ पर बस डिटेल आपको भी ऐसे ही करना है, पहले रिएक्शन लिखना है और रिएक्शंस के डिटेल्स लिखने एग्जाम के अंदर। और ये भी याद रखना है कंपाउंड के नीचे उसका नेम भी होना चाहिए, जिससे आपको बेटर चीज़ें वो होएगा, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस रहेगा ये एग्जाम में। तो जिंक सल्फेट फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक सल्फाइड इज डिजॉल्व इन द हॉट वाटर एंड द सॉल्यूशन एंड द सोल्यूशन कंसनट्रेटेड टू क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स ये जो सोल्यूशन बना उसको कंसनट्रेट करके क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। बस इतना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। कमर्शियल हो गया जहाँ जिंक सल्फाइड ब्लेंड को यूज़ किया था, ब्लेंड और को ये दैट इज लिया था और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बन गया। अब बात करते हैं हम लोग लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे। तो जिंक यहाँ पर लेंगे और H2SO फिर मीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारा जिंक सल्फेट बनेगा। अब कैसे बनेगा चलो देखते हैं। द यूएस फार्माकोपिया ग्रेड ऑफ जिंक सल्फेट इज यूजुअली मेड बाय द डाइजेस्टिंग एन एक्सेस ग्रेनुलेटेड जिंक इन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फिल्टर एंड ट्रीटेड विथ क्लोरीन वाटर। जो भी ये सॉल्यूशन आया उसको क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे, विच ऑक्सीडाइजेज एनी फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। मीन्स जो भी फेरस आयरन होते हैं, जो भी फेरस आयरन अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये सॉल्यूशन में के अंदर अगर फेरिक एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसको क्या किया हम लोग ने, उसको क्लोरीन वाटर के साथ ट्रीट किया तो। क्लियर है? ये सब क्या है, अब जैसे आप पढ़ लिया, आप एक बार PDF खोल के रीड भी कर लेना जिससे बेटर समझ में आएगा, और फिर नोट्स बनाना तो आपको और बेटर समझ में आएगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द फेरिक आयरन इज प्रेसिपिटेटेड एज हाइड्रोक्साइड। जो फेरिक आयरन था वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा बाय एजिटेटिंग द सॉल्यूशन ईदर विद द जिंक ऑक्साइड और प्रेसिपिटेटेड जिंक कार्बोनेट। तो अगर वो जो सॉल्यूशन हम लोग ने बनाया जो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनाया, अगर वो जिंक ऑक्साइड और प्रेसिपिटेटेड जिंक कार्बोनेट के साथ अगर एजिटाइट किया मींस रिएक्ट करवाया, तो क्या हुआ, जो भी फेरिक आयरन है वो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हमारा फेरस एज ए इंडिकेटर, फेरिक एज ए इंडिकेटर एज ए इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, द मिक्सचर इज फिल्टर्ड, द फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड एंड सॉल्ट अलाउड टू क्रिस्टलाइज। तो जो भी मिक्सचर बनेगा तो हमारा फेरस से फेरिक बना और फेरिक को फिल्टर आउट कर दिया। अब हमारा जो भी फिल्टर बनेगा उस फिल्ट्रेट बनेगा उसको कंसनट्रेट करके क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। द प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स, बिल्कुल, और अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन एंड फ्री एसिड्स। तो ये सबसे फ्री हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला कलरलेस ट्रांसपेरेंट रोम्बिक प्रिज्म और नीडल शेप होता है। जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो नीडल शेप होता है, रोम्बिक प्रिज्म जैसा होता है। ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन पाउडर होता है।
ओडरलेस होता है, एस्ट्रिंजेंट और मेटेलिक टेस्ट होता है। मेटेलिक क्यों? क्योंकि जिंक इसमें प्रेजेंट है तो मेटेलिक टेस्ट आता है। एस्ट्रिंजेंट एंड मेटेलिक टेस्ट। एफ्लोरेसेंस इन ड्रायर, इनफ्लोरेसेंस मीन्स एफ्लोरेसेंस कर देता है, ड्रायर में रखा तो इसको क्या करता है, इनफ्लोरेसेंस करने लग जाता है। ठीक है, इफ ये फ्लोरेसेंस करने लग जाता है तो मेल्ट इज अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो वो मेल्ट भी करने लग जाता है। तो ये फ्लोरेसेंस करने लग जाता है ड्रायर में। एस्ट्रिंजेंट का मेटेलिक टेस्ट है, ओडरलेस है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें से 2-4 चीज़ें याद रहेंगी, आप लिख के आ सकते हो। अब बात करते हैं हमारा सॉल्युबिलिटी की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आता है। सॉल्युबिलिटी क्या है? 1 ग्राम इन 0.6 ml मीन्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर बोल सकते हो, और 1 ग्राम इन 2.5 ml ऑफ ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन में दैट इज सॉल्युबल है, ग्लिसरीन में, ओके। और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, तो अल्कोहल में इनसॉल्युबल, तो ग्लिसरीन में सॉल्युबल, वाटर में वेरी सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। और ग्लिसरीन में कब सॉल्युबल है? 25 डिग्री सेल्सियस में। तो सॉल्युबिलिटी क्लियर, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, चलिए रिवाइज करते हैं रफली। चलो कन्फ्यूजन ना हो। एस्ट्रिंजेंट की हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फंक्शंस पढ़े 4, कौन कौन से? एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्टिप्टिक, फिर एंटी माइक्रोबियल, ये सब चीज़ें पढ़ी। टोटल 4 फंक्शंस पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या कवर किया? उसके बाद हम लोग ने दैट इज़ कंपाउंड कवर किए, मीन्स अदर यूजेस भी देखे एस्ट्रिंजेंट के। बहुत सारे डिओड्रेंट में काम आता है, बहुत सारी जगह पे काम आता है। फिर हम लोग ने कहाँ पर आए? दैट इज़ कंपाउंड पे आए। कंपाउंड में हम लोग ने स्टार्ट किया जिंक सल्फेट, उसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर भी देख लिया। फिर हम लोग अब पढ़ रहे हैं प्रिपरेशंस के बाद हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम पढ़ रहे हैं आगे की चीज़ें। फिर बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। व्हेन द स्ट्रांगली इग्नाइटेड इट डिकम्पोजेज, मतलब अगर ज़्यादा हीट कर दिया, ज़्यादा इग्नाइट कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड है लूजेज बोथ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स वो क्या करता है, डीकम्पोज हो जाता है और वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में ब्रेक हो जाता है। कौन? जिंक सल्फेट। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट हैज़ एसिडिक टू लिटमस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर वो जो भी एक्वस सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का वो एसिडिक होता है लिटमस से, लिटमस एसिडिक टू लिटमस। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोलिसिस करोगे तो वहाँ पर एसिडिटी हो जाता है, जहाँ पर पीएच इसका 5 हो जाता है। क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना, तो pH 5 हो जाता है। द सोल्यूशन हैज़ बीन एसिड टू द सोल्यूशन फिनॉल रेड, मीन्स जो फिनॉल रेड सोल्यूशन है, ये जो हमारा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है वो एसिडिक किसके लिए होता है? फिनॉल रेड के लिए। और एसिडिक नहीं होता है कौन से सोल्यूशन के लिए? मिथाइल ऑरेंज के लिए। तो ये पूछा जा सकता है, फिनॉल रेड के लिए वो एसिडिक सोल्यूशन की तरह काम करेगा जिंक सल्फेट, और मिथाइल ऑरेंज के लिए वो एसिडिक सोल्यूशन की तरह काम नहीं करेगा। कौन? हमारा जिंक सल्फेट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जिंक सल्फेट की। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें भी चीज़ें याद रखो कि जहाँ पर हम लोग पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं डीहाइड्रेशन करेंगे, डीहाइड्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट, ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 है। जहाँ पर इसका डीहाइड्रेशन करेंगे, वाटर रिमूव करते रहेंगे, तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे वाटर इतने रिमूव होने लग जाते हैं, आप देख सकते हो आपके सामने। और टोटल अगर आपको सुनो, अगर आपने सीधा इस कंपाउंड को इतना हीट कर दिया 740 डिग्री सेल्सियस और जिंक ऑक्साइड बना, तो इसमें होता क्या प्रॉब्लम, इसको सीधा अगर डायरेक्ट 740 दे दिया तो क्या होगा, टोटल पूरा आपका जिंक सल्फेट ना, जिंक सल्फेट जो पूरा हाइड्रेटेड फॉर्म में, वो अनहाइड्रेशन में नहीं होगा, बस ऊपर के सरफेस पे होता है, अंदर जो कोर साइड है उधर नहीं होता, तो सुपरफिशियली कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप दोगे तो पूरा ऐसे एनहाइड्रस बन जाता है। ठीक है, पूरा हाइड्रस से एनहाइड्रस बन जाता है। तो ये चीज़ है, इसका डिफरेंस क्यों है ऐसा। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो जिंक सल्फेट का डिहाइड्रेशन पहला रिएक्शन। अब पहले हम लोग बना रहे थे प्रिपरेशन, जहाँ जिंक सल्फेट को हम बना रहे, अब हम जिंक सल्फेट को रिएक्ट करवा रहे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इट इज़ अ रिपोर्टेड टू फॉर्म डबल सॉल्ट्स, मीन्स अब जिंक सल्फेट ये जैसे पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके डबल सॉल्ट्स फॉर्म करेगा। ये दूसरा रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज इसका, कि जिंक सल्फेट क्या करता है, दूसरे के साथ क्या बनाता है, डबल सॉल्ट बनाने की कोशिश करता है। जहाँ पर जिंक सल्फेट पोटेशियम सल्फेट के साथ डबल सॉल्ट बना रहा है, वैसे ही जिंक सल्फेट यहाँ पर अमोनियम सल्फेट के साथ क्या कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, डबल सॉल्ट बोल सकते हो। क्लियर है?
ठीक है, चीज़ें लिख लिख के याद होंगी, समझ लो और चीज़ें याद करने की कोशिश करो। कैसे याद होंगी, लिख लिख के याद करो, ध्यान से समझते रहो, चीज़ें समझती आएगी। और नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका टेस्ट भी ले रहा हूँ, तो और भी बेटर समझते रहेगा। बस साथ में चलो और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चलना, ठीक है। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द जिंक फेरोसाइनाइड। अब होता क्या है, हम लोग जिंक फेरोसाइनाइड बनाते हैं किससे, जिंक सल्फेट जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड से तो हमारा बनता है जिंक फेरोसाइनाइड और साथ में कॉपर सल्फेट। तो ये इसका एक रिएक्शन है। यहाँ पर प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है जो कि HCl सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। बस आपको ये रिएक्शन और 2-4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आप एग्जाम में इतना लिख के आना। अब यूजेस पे आ जाते हैं हम लोग, यूजेस पे देख लेते हैं। यूजेस क्या है, इमेटिक्स। पहला यूजेस है इमेटिक, और ऑलवेज इमेटिक और एस्ट्रिंजेंट की तरह काम आता है। इमेटिक क्या होता है, जो इमेसिस करते, जो वॉमिटिंग करते वो ड्रग, तो एज अ इमेटिक भी काम आता है, एज अ एस्ट्रिंजेंट भी काम आता है। और इमेटिक ये आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इमेटिक का। अब बात करते हैं व्हेन यूज्ड इंटरनली। जब इसको इंटरनली यूज किया तो क्या होता है, जिंक सल्फेट एक्ट एज एन इमेटिक एक्टिंग अबाउट द वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। वही जब इंटरनली यूज करोगे तो जिंक सल्फेट एज अ वॉमिटिंग रिफ्लेक्स मीन्स इमेटिक्स की तरह काम करने की हेल्प करता है। वही चीज़ लिखिए, द एक्सीलेंट इमेटिक इज टू यूज फॉर एम्प्टिंग द स्टमक। जैसी अब हम लोग इमेटिक क्यों यूज़ करते हैं, आप ही सोचो, ज़रा आंसर सोचो, सोचने की कोशिश करो कि इमेटिक क्यों यूज़ करते हैं, मीन्स वॉमिटिंग करने वाली ड्रग्स क्यों लेते हैं, क्यों लेंगे। क्योंकि अगर समझ लो कोई पॉइजन ले लिया, ठीक है, कोई अनडाइजेस्टेड फूड है, अब उसको क्या करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग लेते हैं जो वॉमिटिंग कॉज करते हैं, जो स्टमक में इरिटेट करके वॉमिटिंग कॉज करते हैं, जो भी स्टमक में चीज़ें उसको खाली करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं इमेटिक। तो एक्सीलेंट इमेटिक और एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, इतना लिखना है। और इसका जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, उसका 0.1 से लेके 1% सॉल्यूशन ना एज अ कॉलेरिया मीन्स, अगर बोलते ना जो आँख में लगाते हैं, काजल शायद बोलते हैं उसको, आँख में लगाते हैं उसको कॉलेरिया। अब ये लिख के आना कॉलेरिया, ठीक है, कॉलेरिया। चलो आपको टास्क देता हूँ, कॉलेरिया क्या होता है बताना कमेंट में। कॉलेरिया आपको अगर पता है, आपके भाषा में क्या बोलते हैं कॉलेरिया, आप बता सकते हो आपकी नेटिव लैंग्वेज में। तो कॉलेरिया क्या होता है, तो 0.1 से लेके 1% सॉल्यूशन एज अ कॉलेरिया भी यूज़ होता है इसका, जिंक सल्फेट का। अब बात करते हैं फॉर ऑप्थेल्मिक पर्पस। ऑप्थेल्मिक मीन्स आइज से रिलेटेड जो भी ये होती चीज़ें, जैसे आइज में सुबह गंदगी आती है ना, तो उसमें ट्रीट करने में, उसमें चीज़ों करने में पर्पस, वो ऑप्थेल्मिक पर्पस के लिए 0.25% सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है जिंक सल्फेट का, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा यूजेज है, आप देख सकते हो कमेंट में, देख सकते हो और कमेंट में इसका आंसर बताना कॉलेरिया का, ठीक है। तो यहाँ पर ही एंड करते हैं वीडियो को, और बाकी और भी आगे यूजेस है वो देख लेते हैं। द टेक्निकल ग्रेड ऑफ द जिंक सल्फेट इज यूज एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग मीन्स उसको डाई करने में, मीन्स कलरेशन करने में भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंक सल्फेट का हम लोग कलर डाइंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, और एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है, किसके लिए, वुड्स और स्किन्स के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव भी जिंक सल्फेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वुड को प्रिजर्व करना है, स्किन्स को प्रिजर्व करना है, तो एज अ जिंक सल्फेट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट एक्शन इज़ वेरी रैपिड एंड डज नॉट कॉज लोकल इरिटेशन मीन्स इसका एक्शन भी फास्ट होते हैं, ये कोई इरिटेशन कॉज नहीं करता, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में कुछ भी नहीं करता। तो ये एक्सटर्नली इट इज़ यूज्ड इन द सॉल्यूशन एंड पाउडर एज एस्ट्रिंजेंट, बिल्कुल, और इंटरनली कैसा, इमेटिक्स की तरह, एक्सटर्नली कैसा, एस्ट्रिंजेंट की तरह। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट इज ऑल्सो इम्प्लॉयड फॉर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट का तरह काम करता है, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की तरह तो काम करेगा ही। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो पोटैश एलम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इस वीडियो में स्टार्ट करें, बताओ स्टार्ट करें पोटैश एलम। पोटैश एलम स्टार्ट करें, चलिए पोटैश एलम स्टार्ट करते हैं। पोटैश एलम क्या होता है तो इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। पोटैश एलम क्या होता है, पोटैशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, नाम से समझ आ रहा है, पोटैशियम भी है और इसमें एल्यूमिनियम भी है। तो पोटैशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये सेकंड कंपाउंड है हमारा, जहाँ पर फॉर्मूला देखो KL पोटैशियम एल्यूमिनियम और ये सल्फेट है इन .12H2O। क्लियर है, ये रहा पोटैशियम एलम, पोटैश एलम, आपने फिटकरी नाम का सुना होगा, सो आपको पता होगा ये।
मॉलिकुलर वेट आपके सामने 474.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये चीज़ें तो याद करने वाली बातें। और बाकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। अब प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, रिएक्ट करेंगे वाटर के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा हमारा? अब एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट। सिंपल है, रिएक्शन को देख के समझ में आ जा रहा है क्या। इक्विमोलर सॉल्यूशन लेना दोनों का। किसका? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का। पोटेशियम सल्फेट का भी एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विमोलर रिएक्शन करवा दो तो आपको मिल जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम। क्लियर है? फास्ट नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान से सेकंड देख लेते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड कूल, और अपना ऑक्टाहेड्रल मतलब होता क्या है, जो भी सॉल्यूशन बना अब उसको क्या करेंगे हम लोग? कूल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दैट इज कूल करेंगे और क्रिस्टल्स के फॉर्म में लगेंगे। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स मिलते हैं जब कंसंट्रेट करेंगे। बस इतना ही लिखना है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ तक क्लियर है। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते पहले, फिर बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आते हैं? लार्ज कलरलेस ट्रांसपेरेंट और ग्रेनुलर क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट्स और एज अ वाइट पाउडर ऐसा होता है। वाइट क्रिस्टलाइन बोल सकते हो, वैसा होता है। ओडरलेस होता है। स्वीटिस्ट और स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? सॉल्युबिलिटी देख लेते। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली बट स्लोली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, सो अब ये सिंपल सी बातें। तो वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल, और ग्लिसरीन में सॉल्युबल तो है लेकिन स्लोली। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये रहा अपना पोटैश एलम, एलम बार देख सकते हो, यूज़ करते बार्बर में, शेविंग में यूज़ किया जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट्स सॉल्यूशंस आर एसिडिक टू लिटमस, मतलब इसके जो सॉल्यूशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके जो मीन्स, अगर हाँ चलो पहला होमवर्क आपका असाइनमेंट है, ठीक है, आपका होमवर्क है दैट आपको इसका रिएक्शन लिखना है कि ये सॉल्यूशन क्यों एसिडिक टू लिटमस से आपको रिएक्शन के फॉर्म में समझाना है, और मुझे फ़ोटो पिक करके उसको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आर एसिडिक टू लिटमस, ये आपको होमवर्क दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ब्लैक से लिख देता है, ये आपका होमवर्क है। तो आपको ये सॉल्व करके आना है कि क्यों इसका एसिडिक टू लिटमस है, आपको इसका रिएक्शन लिखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बता दिया। ठीक है, अब सेकंड चीज़ बता, आपको ढूंढ के लाना है ये वाला। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, एट 200 डिग्री सेल्सियस इट्स लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकम एनहाइड्रस। तो 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कर देता है? लूज कर देता है और एनहाइड्रस फॉर्म में बन जाता है। तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसके। अब बात करते हैं हम लोग आगे की चीज़ें, यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यूज एक्सटर्नली फॉर इट्स एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी, उसको तो एक्सटर्नली यूज करेंगे। एस्ट्रिंजेंट सॉल्यूशन ऑफ एलम विल अनयूजुअल कंटेन 0.5 to 5% ऑफ कंपाउंड। तो एस्ट्रिंजेंट सॉल्यूशन अगर पोटैश एलम का बनाना है तो उसके अंदर पोटैश एलम कितना होना चाहिए? 0.5 से 5% कंपाउंड होना चाहिए उसमें पोटैश एलम के। बात करते हैं एंटीसेप्टिक की तरह भी काम आता है, लोकल स्टिप्टिक एक्शन के लिए भी काम आता है। तो स्टिप्टिक क्या होता है अभी बताया? स्मॉल बिल्डिंग्स को रोकता है। तो ऑफकोर्स तभी तो एस्ट्रिंजेंट में पढ़ रहे हैं। तो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम आता है। क्यों हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें इन्फेक्शन भी ना हो। जब शेविंग करते हैं और जब कट्स लग जाते हैं तो वहाँ लगाते हैं, एक तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, दूसरी चीज़ जो भी उधर माइक्रोब्स है वो मर जाए और हमारे को प्रोटेक्शन मिले। तो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है और लोकल स्टिप्टिक एक्शन भी परफॉर्म करता है। फोर्थ देख लेते हैं, फूड बाथ एज अ मीन्स ऑफ टफनिंग द स्किन। तो स्किन को टफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है, तो स्किन को टफ करने में भी काम आता है। ठीक है, तो फूड बाथ में भी यूज़ करता है। अब बात करते हैं बार्बर्स। मैंने बताया कि बार्बर्स क्या होते हैं? यूजुअली एलम यूज़ करते हैं बाय वेटिंग इट, रबिंग ऑन द स्किन। ठीक है, आफ्टर शेविंग परहैप्स फॉर एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक एक्शंस। अभी बताया, सिंपल है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। इसमें यूजेस में आप 3-4 चीज़ें भी लिख दोगे ना तो बेहतर है। मैंने तो यहाँ पर 6-7 चीज़ें दे रखी है, तो आप ये 3-4 चीज़ें भी लिख दो, जिससे टाइम है आपके ये लिखते समय आप बता सकते हो। मीन्स आप लिख सकते हो, अगर टाइम कम है तो कम यूजेस से लिखो, अगर है टाइम तो बिल्कुल बढ़ा के लिखो यूजेस। द रेदर हाई एस्ट्रिंजेंसी ऑफ द कंपाउंड मेक्स इज पॉसिबल फॉर सर्टेन प्रिपरेशन यूज एज इरिटेंट्स और कॉस्टिक्स। मीन्स इतना हाई इसका एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होता है, मीन्स प्रोटीन
ये प्रॉपर्टीज़ प्रोटीन ये प्रेसिपिटेशन करने की इसकी इतनी हाई पावर है कि ये क्या करता है, एज ए इरिटेंट भी काम करता है, कॉस्टिक इफेक्ट्स भी शो करते हैं, तो एज ए इरिटेंट्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन स्टिप्टिक पेंसिल्स वेयर इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल कट्स। तो ठीक है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट किस में आएगा, क्योंकि जहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप करना है तो उसमें जो भी कंपाउंड है उसमें पोटेशियम एलम होना चाहिए, तो तभी तो ये ब्लीडिंग स्टॉप करता है। तो वही बोला है, स्टिप्टिक पेंसिल्स मिलते हैं ना, स्टिप्टिक पेंसिल्स, तो उसमें हम लोग ये इसका यूज़ करते हैं एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट, जहाँ पर ये क्या करता है, स्मॉल कट्स को रोकने का काम करता है, ब्लीडिंग होने से स्टॉप करता है। ठीक है, क्लियर है, यूजेस क्लियर है। अब एक मेन सबसे बड़ा यूज़ आता है पोटेश एलम का, बार बार वो ऐसा शेविंग ये सब में तो है ही, वो स्मॉल यूजेस है, लेकिन सबसे मतलब मेजर यूज़ इसका कहाँ आता है, जहाँ पर हम लोग टॉक्सॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलम, जो इसका एलम का प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का प्रॉपर्टी है, वो किस में बनाने में यूज़ होता है, एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्सॉइड बनाने में काम आता है। जिससे पहला है डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, टेटेनस टॉक्सॉइड, डिप्थेरिया एंड टेटेनस टॉक्सॉइड्स, तो ये सब बनाने में काम आता है। इसके क्यों बनाने में काम आता है, मतलब क्यों बनाने में काम आता है, क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टीज़ होने के कारण हम लोग पोटेश एलम को एज अ ये टॉक्सिड फॉर्मेशन में भी, प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, टॉक्साइड प्रिपरेशन, क्योंकि ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बस रेफरेंस देख लेते हैं कहाँ से लिया, केडी त्रिपाठी बुक से, फिर रोगर से, ब्लॉक एंड रोचिस से, चटवाल बुक से। तो अब जाके ये बुक्स देख सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप पे बताना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। सो चलिए, अगर चाहिए तो रिवाइज करते हैं, रफली फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पूरा एस्ट्रिंजेंट कवर हो गया। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा, कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे डाउट रहा, आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया हमारा एस्ट्रिंजेंट। इस पे ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा आने वाला है ट्यूटोरियल इसके ऊपर, एस्ट्रिंजेंट के, तो बी रेडी फॉर दैट। तो लेट्स गो विद रिवीजन। एस्ट्रिंजेंट यूजेस जिंक सल्फेट पोटेशियम रेफरेंस। रफली देख रहे हैं मेन टॉपिक। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ा, जहाँ पर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है, डैमेज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं, ये प्रोटेक्टिव सरफेस फॉर्म करता है। सेकंड, हम लोग ने फंक्शंस देखे, सेप्टिक एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी परस्पिरेंट्स एंड एंटी माइक्रोबियल। बस 4 फंक्शंस मेन। और अदर यूजेस की बात करूँ, डायरिया को ट्रीट, डिओड्रेंट में बनाने में हेल्प करता है, स्वेट को डिक्रीज करता है और प्रोमोट हीलिंग। यहाँ तक डन। पहला कंपाउंड आता है जिंक सल्फेट, फॉर्मूला वेट आपके सामने है। पहला रिएक्शन है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को हम बोलते हैं ब्लेंड ओर। तो ये क्या होता है, जिंक सल्फाइड ओर को हम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बनता है जिंक सल्फेट। ये था कमर्शियल। अब बात करते हैं लेबोरेटरी में, यहाँ पर जिंक का ग्रेन्यूल हम लेते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और बनता है हमारा जिंक सल्फेट। तेज नहीं होना है ना, रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए तेजी से करा रहा हूँ। क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके सामने है, चीज़ें याद रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी भी याद रखने वाली बातें, और फिर ये चीज़ याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज एसिडिक टू लिटमस, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनता है, एसिड के फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है, पीएच इसका 5 हो जाता है। और ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फिनॉल रेड में इसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और मिथाइल ऑरेंज के कंपैरिजन में इसका एसिडिक नहीं होता है सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ पर हम बात कर रहे थे जिंक सल्फाइड की डिहाइड्रेशन की। अब देख सकते हो पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे क्या होता है। और जिंक सल्फेट पोटेशियम एलुम, ये वाला रिएक्शन देख सकते हो, डबल सॉल्ट्स बनाता है, बेसिकली ये डबल सॉल्ट्स बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं फेरोसाइड, जिंक फेरोसाइनेट का एक रिएक्शन है आपके सामने। जिंक फेरोसाइनेट का कलर क्या, प्रेसिपिटेट कलर होता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यूजेस आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो यूजेस। ठीक है, यूजेस आपके सामने। अगर कुछ भी कहीं पे डाउट रहा प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उस चीज़ को समझाऊंगा। पोटेश एलम क्या होता है, देख सकते हो, फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, इसका फोटो भी देख रहे हो। और बात करते हैं प्रिपरेशन की, बस इक्विमोलर सॉल्यूशन लेना और आपका फॉर्म हो जाएगा। किससे बनता है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट से, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज़ आपका पोटेश एलम बनता है। सेकंड देख रहे हो, सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड, उससे क्रिस्टल बनता है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स बनते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने, आपको याद रखनी है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
सॉल्युबिलिटी आपको याद रखना है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। मेनली हम जो भी पढ़ेंगे वो सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। मेनली अगर इतना भी लिखा तो बहुत है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिडिक टू लिटमस, आपको होमवर्क दिया है यहाँ पर, क्यों एसिडिक है आपको बताना है, और एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बताना आपको क्यों, सच्ची में बताना आप एसिडिक क्यों होता है ये लिटमस से। जो एक्सप्लेन करेगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, सो एसिडिक टू लिटमस एंड 200 डिग्री सेल्सियस इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल सी चीज़ें, 200 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी उसके पास वाटर है वो लूज़ कर देता है। यूजेस की बात करूँ, बस आपके सामने है क्या कि कौन कौन से काम में आता है, मेजर चीज़ें। और मेजर चीज़ में किस में काम आता है, टॉक्साइड फॉर्मेशन में काम आता है। बस रेफरेंस हो गया, थैंक यू हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी फिलहाल नेक्स्ट वीडियो आपका ट्यूटोरियल होने वाला है इस वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वीडियो समझ आनी कमेंट में बताना। बाकी कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, तो कल क्रिसमस भी है, हैप्पी क्रिसमस। बाकी वीडियो आपको शायद कल आएगा आई थिंक, तो क्रिसमस उस टाइम चालू रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।